हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, जो कि कल होने वाली थी, जो नहीं हो पाई थी, किस वजह से? क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया था। टेक्निकल इशू क्या हुआ था कि क्लास तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। पता नहीं किस वजह से, क्या रीज़न था, मुझे समझ ही नहीं आया। तो जिस वजह से कल की जो आपकी क्लास थी ज्योग्राफी की, जो ये आज जो हो रही है, जो कल होने वाली थी, या मैंने रिकॉर्ड भी कर ली थी, नहीं हो पाई। तो इसलिए जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है वो हम आज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जो ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम वायुमंडल के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो स्टैटिक में चीज़ें आती हैं, वो हम स्टैटिक का पोर्शन हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। तो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर हम वायुमंडल की जो परतें हैं, एटमॉस्फेयर की जो परत हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो उनमें हमने 3 परतों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर तक हमने कवर कर लिया था। तो अब जो हमारा रह गया है वो हमारा आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, ये दोनों रह रहे हैं। तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी या हम कह सकते हैं हमारा वायुमंडल है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो रह जाएगा, इसी के अंदर वायुमंडल के अंदर ही वो चीज़ें देख लूँगी। अगर एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हुई तो करा दूँगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अपना हमारी जो चौथी परत है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में क्या है कि हम इसमें पढ़ेंगे कितना? हम केवल इसमें इतना पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? वो ये आता है कि आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है, ठीक है। इस संस्तर या नहीं, इसको छोड़ो, ये लिखो, इसमें विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम आयन बोलते हैं। तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखें। यह भाग कम वायुदाब तथा यह भाग
कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। ठीक है, आगे आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। आयन मंडल से रिलेटेड केवल इतना ही है, मतलब
इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर की 4th लेयर है वो एग्जैक्ट में होती क्या है, या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उन बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। अब जो हमारा आयन मंडल है वो क्या है, जो मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर खत्म होने के बाद वहाँ से 40 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या है, आयन मंडल है। ठीक है, उसके बीच में स्थित है। इसमें विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो विद्युत आवेश, जो इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये सब, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो जिस कारण इसको आयन मंडल का नाम दे दिया गया है, या इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट में जो आयन मंडल है वो क्या है, और उसको आयन मंडल क्यों कहा जाता है, और वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, आगे देखें तो यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। अब ये जो पार्ट होता है, आयन मंडल जो होता है, आयनोस्फेयर जो होता है, इसके अंदर जो एयर का जो प्रेशर होता है ना वो कम होता है, और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके द्वारा आयनीकृत होता रहता है। ठीक है, आगे देखें, आयन मंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। मतलब आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में अब जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले हमने क्षोभ मंडल और मध्य मंडल पढ़ा था। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में गिरावट आती है, टेम्परेचर डिक्रीज होना लगता है। लेकिन जो यहाँ पर जो आयनोस्फेयर है, जो आयन मंडल है, इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, मतलब जो तापमान है वो बढ़ने लगता है घटने की जगह। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर कौन सी जो लेयर है उनमें बढ़ता है, कौन सी में घटता है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ है और एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, वैसे तो इजी लग रहा है, बट जब सामने क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है माइंड में। नेक्स्ट देखें, आगे है, इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव। अब ये जो मंडल है, आयन मंडल जो है, इसमें सबसे निचली जो लेयर होती है जिसको हम डी लेयर के नाम से जानते हैं, तो उससे क्या होती है, जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं वो निकलती हैं, और साथ में E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं। E1 E2 और F1 F2 जो परतें होती हैं उससे क्या होता है, जो शॉर्ट रेडियो वेव होती हैं वो परावर्तित होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डी लेयर है उससे लॉन्ग रेडियो वेव परावर्तित होती है, और जो E1 E2 और F1 F2 जो है उनसे क्या होता है, उनसे शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट आगे है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। तो जब ये वेव्स परावर्तित होती हैं तो जिससे क्या होता है, इस आयन मंडल के अंदर से क्या होता है कि जो जैसे हम रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, रडार हो गया, ठीक है, और टेलीफोन वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इनकी सुविधा प्राप्त होती है। मतलब जो सैटेलाइट्स वगैरह है ना, आगे देखें तो संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। जो तो सैटेलाइट्स वगैरह जो लगाते हैं, जैसे हमारे घरों में केबल वगैरह होती है, DTH वगैरह, ये सब चीज़ें, डिश TV, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सैटेलाइट्स के थ्रू अब हम यहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, हम किसी भी देश की कोई भी लाइव न्यूज़ या कोई भी लाइव चीज़ देख सकते हैं। तो किस वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से। तो ये सब जो फेनोमेना होता है, जो भी चीज़ें, घटनाएं जो भी घटी जाती हैं, तो ये सब आयन मंडल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ ये बहुत पूछा जाता है कि रेडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें, इनकी सुविधा किस वजह से प्राप्त होती है। तो आयन मंडल के अंदर जो है, क्या है कि आयन मंडल के अंदर सैटेलाइट्स जो होती हैं वो आयन मंडल के अंदर होती हैं, उपग्रह जो होते हैं
तो जिस वजह से हमको ये सारी जो सुविधाएं हैं वो हमको प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आई होप आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर के बारे में आपको अच्छी तरीके से सारी जानकारी मिल गई होगी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अब हम आते हैं अपने जो हमारी 5वीं लेयर है, 5वीं परत है वायुमंडल की, बाह्य मंडल जिसको हम बोलते हैं, एक्सोस्फेयर जिसको बोलते हैं, उस पर आते हैं। अब आते हैं बाह्य मंडल पर। यानी कि एक्सोस्फेयर। देखो, बाह्य मंडल मतलब बाहर वाला, जो बिल्कुल बाहर वाला होता है। तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमको बाहर जाने के लिए एग्ज़िट दिखता है ना, एग्ज़िट गेट के ऊपर एग्ज़िट लिखा होता है। तो इसी तरीके के से हम इसको याद कर सकते हैं, एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, आयन मंडल के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, जैसे और सब की है, इसकी नहीं है। आगे, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सबसे ज़्यादा ये वाली गैसें पाई जाती हैं इसमें। आगे, अब इस मंडल की विशेषता क्या है? इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस ये से है। ठीक है, ठीक से लिख दे रही हूँ, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की होने वाली घटनाएं हैं। बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस।
होने वाली, अब ये क्या होता है ये भी बताऊंगी, घटनाएं हैं। ठीक है, ये ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियोलिस क्या होता है ये देख लो, ये भी बताऊंगी। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है डॉन। ठीक है, प्रातःकाल यानी कि डॉन। जबकि बोरियोलिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्या है? क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। समझते चलना। एवं दक्षिणी होता है। अब देखो मैं इतना धीरे धीरे किस वजह से पढ़ा रही हूँ, इतना धीरे धीरे मैं इस वजह से पढ़ा रही हूँ या पढ़ाती हूँ कि जिसको कुछ ना आता हो उसको अच्छे से आ जाए। जिसको आता है तो वो तो क्यों ही पढ़ेगा, उसको तो क्या ही ज़रूरत है पढ़ने की। लेकिन जिसको नहीं आता उसके पर्पस से मैं पढ़ाती हूँ। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है दोनों, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियोलिस, तो ये आपको समझ आ गई होंगी आई होप अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं। वास्तव में होते क्या हैं? वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है।
ठीक है। अब इसमें जो लास्ट है वो क्या है, ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटकते विचित्र ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटकते विचित्र बहुरंगी बहुरंगीय आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। देखो, अब इसके बारे में केवल हमको इतना ही पढ़ना है, जो एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखो अब एग्जोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल के बारे में जाने तो आयन मंडल के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। जैसा कि हर लेयर के ऊपर अलग पार्ट होता है, तो इससे नीचे कौन सी लेयर होती है, बाह्य मंडल से नीचे आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर होती है। तो आयनोस्फेयर के ऊपर वाला भाग जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब जो हमारा एग्जोस्फेयर है उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक है, कितना एरिया कवर कर रहे हैं, कितने किलोमीटर तक है, तो इसका कुछ नहीं आज तक पता किया जा सकता है। ठीक है, बाकी और जो है औरों का है सबका, बट इसका इस तरीके से कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अब ये जो एग्जोस्फेयर है, ये जो मंडल है, ये जो परत है, इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ही या हम कह सकते हैं कि इसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही पाई जाती है, उसके अलावा इसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एयर वगैरह इसमें नहीं होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, अब ये जो मंडल है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, किस वजह से इसको मतलब पूछा जाता है, या इसकी कुछ ऐसी हर मंडल की अपनी एक विशेषता है, तो इसके अंदर क्या विशेषता है, तो इसमें क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं। अब ये इसके अंदर क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस की जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस ऑरोरा बोरियालिस है क्या, ये देखते हैं। तो ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रातःकाल यानी कि डॉन। ठीक है, ड्रॉन जो वगैरह जो होते हैं, जो आते रहते हैं, उल्का हम पिंड बोल सकते हैं, जो इसमें रहते हैं वो चमकते हुए, उनको हम बोल सकते हैं। जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। जबकि बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस का क्या मतलब होता है, उत्तरी और दक्षिणी। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। तो इसी कारण इनको उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। मतलब आसमान में क्या होता है, आसमान में इन द सेंस ऑफ के जो एग्जोस्फेयर है उसमें क्या होता है कि चमकते हुए तारे मान लो, या कोई चमकते हुए पिंड मान लो, जिनको हम ऑरोरा के नाम से जानते हैं, तो वो रहते हैं। तो उनको बोरियालिस, और हम कह सकते हैं बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस उत्तरी और दक्षिणी के नाम से, तो हमको इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके के होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। वास्तव में क्या है, वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चमकते हुए तारे बोल दो, प्रकाश बोल दो, पिंड बोल दो, चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से गोला चमकता हुआ, जैसे आग का गोला मान लो, इस तरीके से ये
क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं, जिसका निर्माण, अब इसका निर्माण किस वजह से होता है कि जिस चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। निर्माण कैसे होता है, जो चुंबकीय तूफान होता है उस वजह से क्या है, जो सूर्य की सतह है उससे जो वेव्स निकलती है, उससे जो तरंगे निकलती हैं, उनसे, उन तरंगों के कारण होता है। मतलब तूफान आए, वो तरंगे एकदम से गई, सूर्य तो में तो बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो तरंगे जो है एकदम आएंगे, वो चमकती हुई दिखेंगी। मतलब एक तरीके जैसे हम देख लेते हैं ना टूटता हुआ तारा, है ना, हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम कहें तो टूटता हुआ तारा, हम इसके समझने के पर्पज से उस चीज़ को बोल सकते हैं। जो टूटता हुआ तारा बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा नहीं देखना चाहिए, ये है, या विश मांगो, या ये सब मिथ है, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। तो वो यही सब चीज़ें होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑरोरा ही होता है ये। आगे जाने तो ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटकते विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो ऑरोराज हैं ध्रुवीय आकाश में, जो आकाश है उसमें कैसे दिखते हैं, जैसे हम दिवाली पर पटाखे वगैरह जलाते हैं, जो स्काई शॉट्स होते हैं, आसमान में जाके जो फूटते हैं, तो उस तरीके से लटकते हुए या आते जाते हुए इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। ये प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं, और ये मोस्टली दिखते कब है, आधी रात के टाइम, मिडनाइट के टाइम ये हमको आसमान में दिखेंगे। कभी आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेंगे ज़रूर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो वायुमंडल की जो परतें हैं, 5 परतें, वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं मतलब। तो किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखते हैं वायुमंडल के अंदर है तो बहुत कुछ, लेकिन हम केवल वो देख लेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट लगेगा, वो हम कवर कर लेंगे, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के बाद और बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब औरों से भी कराइएगा। अब जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। किसी का कोई सजेशन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, किसी के सजेशन पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।